नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मयंक मौली। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से इनके मंत्री, भारत सरकार के मंत्री, इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस इन दिनों लगातार बिहार के विकास के लिए चिंतित है। और इसी क्रम में पिछले दिनों मयंक जी उन्होंने गुयाना के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी। क्या माना जाए कि पशुपति कुमार पारस की पहल पर बिहार में कुछ बड़ा होगा फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये पहले करेक्ट करना चाहूँगा कि वो मेरे मंत्री नहीं, वो भारतवर्ष के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं वो, और बहुत जिम्मेदारी वाला डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। उन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आपने देखा होगा कि बीते दिनों जो अभी 3-4 दिन पहले जो तस्वीर आई है, वो भारत और गुयाना के बीच में द्विपक्षीय कहिए जो वार्ता है फूड प्रोसेसिंग को लेकर के, दोनों ही देशों के बीच में कहिए जो सामरिक दृष्टिकोण से और व्यापारिक दृष्टिकोण से जो पहल हुई, और विशेष करके फूड प्रोसेसिंग यूनिट में उसका कहिए कि लीड फ्रॉम द फ्रंट कहिए वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी ने किया है, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया बाकायदा। और उनके राष्ट्रपति से अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, कुछ डील साइन हुई है। वो डील जो है वो कहिए कि विशेषकर बिहार को केंद्र में रख करके, ध्यान में रख करके किया गया, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं हमारे यहाँ रोजगार के साधनों और कहिए कि कल कारखानों का कितना अभाव है। उसमें फूड प्रोसेसिंग जो है वो कहिए कि एक ऐसा उद्योग है जिसके लिए कि बहुत सारी वैसी आवश्यकता की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसा कि आमतौर पे चाहे समुद्र का ज़रूरत हो या बाकी चीज़ें की ज़रूरत हो, जिनके कारण हम पीछे रह जाते हैं। तो उस कहिए सीमित संसाधनों में सबसे बेहतर उद्योग के तौर पे फूड प्रोसेसिंग बन सकता है, और बिहार उसके लिए हब बनेगा। बिहार में इसकी अपार संभावनाएं भी अपार हैं, उसके लिए कोशिशें भी अपार हो रही हैं। हमारे मंत्री जी उसके लिए दिन रात प्रयासरत हैं। उन्होंने उसी संबंध में कहिए कि ये एक पहल है जिसका कि सबको स्वागत करना चाहिए, स्वागत योग्य पहल। मयंक जी, माना जाए कि जिस प्रकार से आपके संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान ने हाजीपुर को एक नई सौगात दी थी, रेलवे का जोनल ऑफिस जिस प्रकार से बिहार में हाजीपुर में उन्होंने लाया था, क्या पशुपति कुमार पारस उसी इतिहास को फिर दोहराने जा रहे हैं कि बिहार में लोगों के लिए रोजगार से लेकर के तमाम वो बातें, खास करके जो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में लगातार कही जा रही है कि बिहार में अपार संभावना है, और अभी इलेक्शन भी दूर है, इसलिए इसे इलेक्शन का चुनावी हथकंडा भी नहीं कहा जा सकता? नहीं, आप इसे चुनावी हथकंडा तो बिल्कुल ही ना कहें। वो जैसा कि हमारे संस्थापक आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी को हाजीपुर के नाम से जाना जाता है और हाजीपुर को उनके नाम से जाना जाता है, अभी उस जगह की अगुवाई जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी कर रहे हैं, और बहुत उम्दा तरीके से कर रहे हैं। आप उसी की तरफ ये पहल देख सकते हैं। हाजीपुर की पहचान ना सिर्फ वो कहिए कि रेलवे जोन से है, बल्कि वहाँ पे होटल मैनेजमेंट का कॉलेज से लेकर के तमाम चीज़ें जो हैं हमारे संस्थापक ने वहाँ के लिए दी हैं। और उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगे हुए हैं, दिन रात प्रयासरत हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हमारे, उनका भी भरपूर सहयोग है, भरपूर फ्री हैंड कहिए एक तरीके से मिला हुआ है कि जितना भी कहिए कि योगदान जो है वो जो बिहार के लिए किया जा सकता है उसमें दिन रात प्रयासरत हैं। और मुझे पूरी संभावना कहिए कि मुझे पूरा विश्वास है कि हाजीपुर हो उसको या फिर बिहार का और भी कोई भी इलाका हो, सिर्फ हाजीपुर ही क्यों, उनमें जहाँ जहाँ भी संभावनाएं बनेंगी हमारे मंत्री जी उसके लिए बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे। मयंक जी, आप अभी तो खैर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में सचिव के तौर पर हैं, राष्ट्रीय सचिव के तौर पर, लेकिन कहा जाता है आपको राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर, चूंकि आपके जो संस्थापक हैं वो भी मौसम को भांप लेते हैं, उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी लालू प्रसाद यादव ने कहा था। बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है उस पर मेरा सवाल है आपसे, क्या भांप रहे हैं आप? देखिए, सर्वभूतवल की परिस्थिति है, आप देख ही पा रहे हैं। जैसा कि गठबंधन में सारे दल जो हैं लगभग तलवारें खिंच चुकी हैं सबके बीच, सबके दरमियान, और बयानों और बयान बहादुरों का दौर चल रहा है। अब बयान बहादुरों के दौर में ठीक है आप करिए आपस में, मगर अब उसमें किसी की धार्मिक भावनाएं जो हैं उनका कहिए कि स्मरण करके उनको कम से कम इस चीज़ से बख्श देना चाहिए। तो अभी जो बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने जो बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है उसकी हम कठोर निंदा करते हैं और उनके बर्खास्तगी की मांग करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से करोड़ों अरबों कहिए कि हिंदुओं का ही नहीं, सिर्फ बाकायदा भारतीयों का, क्योंकि राम सिर्फ हिंदू के नहीं है, राम जो है पूरे भारतवर्ष के प्रतीक हैं। सिर्फ यहाँ से तक ही नहीं, कहिए कि इंडोनेशिया में और बाकायदा कंबोडिया तक में हर जगह कहिए कि श्री राम के जो माना जाने वाले लोग हैं, माना जाता है उनको, उनके प्रति ऐसा बयान और रामचरित मानस जो कि हर हिंदू
कि कहिए कि घर का सबसे उनकी आस्था से जुड़ा हुआ बात है। नहीं, सबसे पवित्र किताब है, जिस किताब को कहिए कि लेकिन मयंक जी, आपको नहीं लगता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री को खुद शिक्षा की जरूरत है? देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री को शिक्षा की जरूरत तो है ही, बट मेरा मानना है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने ये एवं ही नहीं कह दिया है। इसके पीछे एक गहरी साजिश है। कहिए कि आपने जैसा उस दिन सुना भी कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राजद के, वो ये कहते पाए गए कि कमंडल के आगे जो है वो मंडल नहीं झुकेगा। तो ये बिहार को, ऐसे भी जातिगत जनगणना जो चल ही रही है, आप देख ही रहे हैं, तो बेसिकली समाज बांटने को लेकर के खाई बढ़ाने वाली बात है। और ये एक उसी प्रकार के अपनी गिरती हुई सत्ता, गिरती हुई साख कह लीजिए, या वोट बैंक खिसकता हुआ देख करके ये फिर से मंडल बनान कमंडल करके समाज के दो विचारधाराओं में, समाज के अलग अलग जातियों को आपस में बांटने, फिर से लड़वाने की कवायद है। और उसके लिए, इस गहरी साजिश के लिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि उन्हें तत्काल प्रभाव से न सिर्फ बर्खास्त किया जाए, बल्कि उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। 2-3 सवाल इस पर उठते हैं मयंक जी। एक तो जिस प्रकार से राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, और उन्हीं के बगल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने जिस प्रकार से कहा, इससे लग रहा है कि राजद में ही खींचातानी जारी है, क्योंकि दोनों आदमी के बयान को आप हल्के में नहीं ले सकते। शिवानंद तिवारी वरिष्ठ नेता है, जगदानंद सिंह वरिष्ठ नेता है। देखिए, श्री राम का नाम सबसे सत्य होता है। आदमी के मरने के बाद भी राम नाम सत्य बोल करके ही उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाती है। चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी क्यों ना, उनकी समाधि पे भी आप देखेंगे हे राम ही लिखा हुआ है। तो राम का नाम लेकिन नॉर्मली कोई झूठ नहीं बोलता है। मैं श्री शिवानंद तिवारी जी का मैं इस बात में प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने राजनीति से इतर उठ करके बाकायदा उन्हें टोकने की कोशिश की। अब श्री जगदानंद सिंह जी हो गए, चंद्रशेखर जी हो गए, ये लोग क्यों कर रहे हैं? आप उनके जगदानंद सिंह जी के बयान में ही ये निहित है उसका जवाब, जब उन्होंने ये कह दिया कि कमंडल के आगे मंडल नहीं झुकेगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि राजद की ओर से समाज में वैमनस्य जहर फैलाने की बाकायदा एक तैयारी हो चुकी है, बस उसका उद्घाटन मात्र था ये जो उन्होंने कर दिया। का बयान आपने सुना होगा कि राजद और बीजेपी में आपसी डील है, अंदरूनी डील है, जिस कारण से ऐसी बातें आ रही है। आप देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी की स्थिति पे तो मैं क्या ही कहूँ, उनकी स्थिति पे जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए क्या बोला, आप वो शब्द कहे आपने शायद नहीं सुना या ध्यान नहीं दिया, या आप उसका जिक्र नहीं करना चाहते हैं। मगर अब मुख्यमंत्री जी उनकी मांग को कह देते हैं कि यार ये सब फालतू बात है, ये सब फालतू बात पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आप अपने ही संसदीय दल के अध्यक्ष को आप कह देते हैं कि उनकी मांग फालतू है। अगर वो अपने ही दल के किसी एक व्यक्ति के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की अगर वकालत करते हैं तो और ऊपर से राजद से उनको तमाम जो गालियां पड़ रही हैं वो तो आप देख ही रहे हैं स्थिति उनकी कितनी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कसूर क्या है? कोई आदमी चाहेगा कि भाई हम संत तो है नहीं, साधु है नहीं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, राजनीति में है तो बिना पद के सेवा कैसे? मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा भाई कि उनका कोई कसूर वैसा है। मैं बस यही कहूँगा कि उनके राजनीतिक खीर के चावल बार बार कच्चे रह जाते हैं। उनका या तो मर्तबान नीचे मतलब से खीर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी गैस खत्म, कभी दूध खत्म, कभी चावल ही खत्म, कभी बर्तन में ही, कभी बर्तन पकड़ लेता है, कभी जो कहते हैं ना ज्यादा आंच लगने पे बर्तन। क्या लग रहा है बीजेपी की मदद से ये खीर पक पाएगी? अभी तो इसका सवाल तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। मगर उपेंद्र कुशवाहा जैसे जिस व्यक्ति के को राजनीतिक हाशिए पर देखना एक दुखद अनुभव है। महागठबंधन का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? महागठबंधन आप उसे ना कहें उसे, बल्कि आप महाठगबंधन कहें। और सत्ता के कहिए कि बंटवारे के लिए जो झगड़ा चल रहा है, जो सिर फुटअव्वल है। अब मुख्यमंत्री जी ने तो ये कह के कहिए कि ये गठबंधन किया था कि भाई तेजस्वी जी अब हमारे उत्तराधिकारी होंगे। मैंने आपको उस रोज भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी जब जब यात्राओं पर निकले हैं उनका अंतर्मन जाग गया है। इस बार फिर अंतरात्मा जाग गई, मुख्यमंत्री जी कुर्सी छोड़ने के मूड में है ही नहीं, और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के पद पे उनको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तो ये सारी दोनों को जल्दबाजी है। ये सारी कवायद को आप इसी चीज़ से जोड़ के देखिए, चाहे रामचरितमानस वाला बयान हो या फिर जो भी सिर फुटअव्वल की स्थिति हो या उपेंद्र कुशवाहा, सब के पीछे सिर्फ एक कारण है, वो है कुर्सी। मयंक जी, आपने देखा होगा बक्सर का कांड हो या जो भी कांड हो, एक बात जो आती है कि चिराग पासवान चूंकि चिराग पासवान से सवाल जो उठता है आपसे, इसलिए जवाब मांगा जाता है कि आप उनकी पुरानी पार्टी में अच्छे पद पर रह चुके हैं, उनके करीबी रहे हैं और आज भी आप उनके चचा की पार्टी में हैं। तो चिराग पासवान जब जाते हैं बक्सर या कहीं बिहार में कोई घटना होती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन तेजस्वी यादव पर चिराग पासवान क्यों नहीं बोलते? अब ये सवाल देखिए, अब ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल हम लोग बार बार मैंने कही है कि आपके माध्यम और विभिन्न माध्यमों से उठाया, क्योंकि ये हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है, मीडिया पर्सन आपका भी ऑब्जर्वेशन है। अब जैसे बक्सर की ही घटना हुई, पीटा गया घर में घुस करके, चिराग जी गए वहाँ पे मिलने के लिए, चलिए ठीक है, फिर मुझे उनके जाने पे कोई ऐतराज़ नहीं है, बट एक आपत्ति ज़रूर है कि आप फिर किसी
कहिए कि जुल्म ढाए गए व्यक्तियों से मिलने जा रहे हैं, फिर आपका रास्ते में भव्य स्वागत हो रहा है, भव्य स्वागत के फूल चढ़ाते हुए आप जाते हैं, तो थोड़ा ये शोभा नहीं देता है जब मामला गम का हो या गमजदा लोगों से मिलने का मामला हो। आप किसी का गम बांटने जा रहे थे, कि बहरहाल उनकी अपनी पर्सनल चॉइस वो हो सकती है। मगर रही बात यहाँ तेजस्वी यादव जी की, तो आपने उनका बयान देखा होगा कि रामचरितमानस पे भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछे हैं जी। जबकि आप ये क्लियर देख लीजिए कि जदयू और जो है और जदयू के सारे नेता वो इस बयान से किनारा कर चुके हैं। सारे के सारे शीर्षस्थ नेता जो हैं वो जदयू के जो भी लोग हैं, चाहे अशोक चौधरी जी ने कहिए कि वो करके सभी लोगों ने पीसी करके सबने बाकायदा बयान को वापस लेकर के सार्वजनिक माफ़ी की मांग की है। तो ऐसे में अब टीम में है मेंबर हैं वो तेजस्वी यादव के, आप हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार पे, तेजस्वी यादव पे तो बोलिए सर। हाँ ठीक है, तेजस्वी यादव जी के यहाँ चूड़ा दही खाने आपको जाना था, अब वो रद्द हो गया, बात अलग है। उनका अनुसरण करते हुए आपने भी रद्द कर दिया। अब शरद यादव जी को लेकर, शरद यादव जी के प्रति हमारी भी पूरी संवेदनाएं हैं परिवार के प्रति। मगर मैं इतना कहना चाहूँगा, शरद यादव जी को तो आप चाचा बोलते हैं कि हाँ भाई वो मेरे चाचा जैसे, मैं उनकी गोद में खेला हूँ। आपके अपने चाचा जी भी तो यही हैं, आप उनके भी गोद में खेले हैं, आप तो उनके गोद में पैदा हुए थे सर। कभी उतना प्रेम अपने चाचा जी के लिए भी दिखा देते, उतनी श्रद्धा। तो बहरहाल ठीक है, अपना अपना पर्सनल चॉइस है। बट मैं यही कहूँगा कि एक बार तेजस्वी यादव जी पे भी जरा वो कभी दो चार प्रश्न जो हैं वो अपने मुखारबिंद से ज़रूर उठा दें, राजनीतिक रूप से ही उठा दें। हम जानते हैं कि उनके छोटे भाई वाला संबंध है उनसे, मगर एक आध सवाल तो बनता है, क्योंकि वो संवैधानिक पद पे हैं और जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनकी बनती है। और इस बाबत, रामचरितमानस के बाबत जहाँ करोड़ों हिंदुओं की भावना आहत हुई है, उसमें तो सवाल सीधा सीधा तेजस्वी यादव से ही बनता है। मयंक जी, आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री की चुप्पी, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हर बात का अर्थ रहता है, उनकी चुप्पी रामचरितमानस पर क्या कुछ इशारा कर रही है? देखिए, मुख्यमंत्री जी और जो महागठबंधन में राजद जो सबसे बड़ा घटक दल है, दोनों के बीच में सत्ता का मैच चल रहा है। मुख्यमंत्री जी फिलहाल बॉलिंग साइड पे हैं, तेजस्वी यादव जी बैटिंग साइड पे हैं। 2 विकेट मुख्यमंत्री जी सफलतापूर्वक 3 विकेट गिरा चुके हैं। शायद देखिए 1-2 विकेट अभी और गिरा देंगे। लगातार विकेट राजद के ही कोटे के मंत्रियों का विकेट क्यों गिर रहा है? दैट मीन्स कि मुख्यमंत्री जी का जो बॉलिंग स्ट्राइक रेट है वो बेहद शानदार है, बेहद शानदार ओवर से वो डाल रहे हैं, ऐसी ऐसी राजनीतिक गेंदें डाल रहे हैं कि उनके बल्लेबाज जो हैं वो चित्त होकर के पेविलियन लौट रहे हैं। तो आगे देखिए क्या ये एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे को ही काटने की ये बेसिकली कवायद है। अब इसमें कौन जीतता है ये तो समय बताएगा। मुख्यमंत्री जी हालांकि पुराने कहिए कि बल्लेबाज हैं, जो गेंदबाज हैं, जो कि दोनों ही छोर से बढ़िया राजनीतिक स्पिन गेंद डालते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों महागठबंधन में गेंदबाज की भूमिका में है और एक एक करके राजद के ही विकेट क्यों गिर रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। साथ ही साथ चिराग पासवान कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा तेजस्वी यादव पर भी बिहार की समस्याओं के बारे में बात कर लीजिए। इन सारी घटनाओं का बिहार में आगे आने वाले समय में क्या असर होगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग वैक्स।